चलिए शुरू करते हैं भाई, हैं? तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई थ्योरम नहीं पढ़ाई गई है, दो तीन थ्योरम है उनको पढ़ाता हूँ। फिर मिनिमा और मैक्सिमा का दूसरा मेथड, फिर उस पर क्वेश्चन, दो लेक्चर लगेंगे, सो बताऊंगा। थ्योरम तो आज ही हो जाएंगे। देखिए पहली थ्योरम है हमारी रोल्स। रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन जब बोर्ड वाला करेगा, बोर्ड वाला आपके स्टेट बोर्ड वाला वो करता है, बोलेगा स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। तो स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा और उस स्टेटमेंट को प्रूव भी करना पड़ेगा। हमारे सिलेबस में दो ही है, चाहे बोर्ड की बात करो चाहे जेई की बात करो, जेई मेंस तक दो थ्योरम मैं अपनी तरफ से कराऊंगा है। चलिए देखते हैं रोल्स थ्योरम क्या बोलती है। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन करेगा, लिख लो चाहो तो, स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, अ फंक्शन डिफाइंड in a function f of x understood है, a function लिख देता हूँ, a function f of x defined in close interval a to b, आप लिखें स्टेटमेंट है a function f of x defined, हटा दो, a function f of x defined in closed interval a to b such that, किस तरीके से, पहला fx is continuous in closed interval a to b, ये हम रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। क्या स्टेटमेंट है, इफ अ फंक्शन f of x डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a to b, पहला पॉइंट fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b, दूसरा fx इज differentiable in open interval a to b, ठीक। तीसरा f of a equal to f of b, फिर से देखें स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि इफ a function f of x defined in closed interval a to b such that fx is continuous in closed interval a to b, fx is differentiable in open interval a to b, and f of a equal to f of b। मतलब चलो बाद में समझाएंगे, टाइम खराब नहीं करते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल a to b में ये तीन बातें मानता है, तीन कंडीशन को फॉलो करता है, तब
देन इसके बाद गेम शुरू हो रहा है, देन देयर एग्जिस्ट at least one point या one values of x, then there exists at least one values of x, at least one point for at least one point one values of x equal to c। मान लेते हैं वैल्यू कौन सी, x की कोई वैल्यू c, a और b वहां पे यूज करती है, तब एक ऐसी वैल्यू होगी x की c फॉर विच, ये तक लिखा, फॉर विच f dash c इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम का। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है f ऑफ x, क्लोज इंटरवल a टू b में वो इन 3 कंडीशन को फॉलो करता है, तो बोलता है एक बात और माननी पड़ेगी, एक कंडीशन को और फॉलो करना पड़ेगा, और वो कंडीशन क्या है कि कम से कम x की एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, while c belongs to ओपन इंटरवल a टू b। ये हमारा पूरा रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। तो हम लिख लिया होगा आपने, जैसे मैंने लिखा वैसे लिखेंगे, ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूव करते हैं। चलिए प्रूव कैसे करते हैं, प्रूफ देखें इसका कैसे प्रूव करें। आंसर लिख रहा हूं, प्रूव करना। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट है। बोलता है कि अगर कोई फंक्शन किसी भी क्लोज इंटरवल a टू b में 3 कंडीशन फॉलो करेगा, तो एक कंडीशन उसको और फॉलो करनी पड़ेगी। ये मैथमेटिशियन रोल्स ने वॉच किया, देखा कि अगर कोई फंक्शन a से b तक कंटिन्यूअस है, अब चलो मैं आपको बताता हूं, पहले ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने बोला, समझना भाई, ग्राफ में सब बताया था। बोलता है कि कोई फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस होने का मतलब उसका ग्राफ a से लेकर b तक कहीं ब्रेक नहीं होगा। कंटिन्यूअस समझ चुके, ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। और फिर बोलता है डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a टू b में, मतलब कहीं पर भी शार्प एज नहीं आएगा, a से b तक ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। ओपन इंटरवल a टू b, a से b तक कहीं पे भी शार्प एज नहीं आएगा। ग्राफ डिफरेंशिएबल होगा तो ग्राफ स्मूथली बनता रहेगा। तीसरी बात, जो एंड पॉइंट है a और b, उन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। उन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अच्छा चलो मैं इन तीनों बात को मानते हुए ग्राफ बनाता हूं। देखिए भाई, देखते हैं, ठीक, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
x इक्वल टू ए ये, तो यहाँ पे मान लो जहां मन करे वहां x इक्वल टू बी ये, x की दो वैल्यूज a एंड b, a से b तक फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं पे शार्प एज नहीं आना चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएबल है, जो a पर वैल्यू है वही b पर वैल्यू है। देखते हैं तो क्या ग्राफ ऐसा नहीं बन सकता, a से लेकर b तक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट फंक्शन, क्या a से b तक ग्राफ ब्रेक हुआ? नहीं, कंटिन्यूअस, कहीं पे शार्पनेस आया? नहीं, डिफरेंशिएबल, जो a पर वैल्यू है फंक्शन की वही b पर वैल्यू है फंक्शन की, दोनों हाइट सेम। तो जो हमने जिस फंक्शन का भी ग्राफ बनाया वो इन रोल्स की तीनों बातों को मान रहा है कि नहीं, तब उसने क्या बोला कि कम से कम एक ऐसी वैल्यू होगी x की, एटलीस्ट कम से कम एक भी, दो भी, तीन भी हो सकती है, कम से कम एक वैल्यू होगी c की जिस पर उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या इंडिकेट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, समझ गए क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब समझ रहे हैं? वो जीरो हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो कब होगी? जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। याद करिए, टेंजेंट ऑब्वियसली पहले पढ़ाया जाता है, क्लियर हो गया? अब समझे कि नहीं? फिर से देखिए, रोल्स ने जब मैथ्स लगाई तो उन्होंने क्या देखा कि अगर कोई फंक्शन ये तीनों बातों को फॉलो करता है तो एक बात उसको और माननी पड़ेगी, कंपल्सरी है। ऐसा दिख रहा था उनको, उसी को उन्होंने थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया कि कम से कम एक वैल्यू होगी x की जिस पर मैं टेंजेंट ड्रा करूं और टेंजेंट x एक्सिस की क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। f डैश c इक्वल टू 0, और c कहां पे होना चाहिए? ओपन इंटरवल a टू b में। समझ गया कि नहीं? अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट f डैश क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, मतलब x एक्सिस के पैरेलल। स्लोप क्या होती है? tan थीटा। 0 तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा 0 का मतलब x एक्सिस के पैरेलल। समझ रहे हो? तो क्या ये ग्राफ बन सकता है? बिल्कुल बनेगा। तीनों बातों को फॉलो करना हो, कंटिन्यूअस, कोई ब्रेक नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल, कहीं पे शार्पनेस नहीं आया, जो a पर वैल्यू हो वही b पर वैल्यू हो, तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे अब देखो, a टू b ओपन इंटरवल में जाने कितने पॉइंट हैं? जिन पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट क्या है? x एक्सिस के पैरेलल है। दिख रहा है कि नहीं? और ये सारी c की वैल्यू कहां पे आ रही है? ओपन इंटरवल a टू b में लाई कर रहे हैं। प्रूव हो गया? ग्राफिकली समझ में आया? कांस्टेंट फंक्शन लिया, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7, a से b तक, कहीं शार्पनेस तो आया तो डिफरेंशिएबल, कहीं ब्रेक हुआ नहीं, इसलिए कंटिन्यूअस। a और b पर हाइट सेम है, वैल्यू y इक्वल टू 2 ही। तो दिख रहा है कि नहीं भाई? ऐसा ही रोल्स ने देखा होगा फर्स्ट टाइम। ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, बना लिया। फिर मैं दोबारा दूसरा ग्राफ बनाता हूं, देखें, बना लेना आप है। देखें क्या क्या दिख रहा है? जो a पर वैल्यू दिखानी है वही b पर वैल्यू दिखानी है, दोनों पे हाइट सेम दिखानी पड़ेगी। ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो कंटिन्यूअस बोल रहा है। कहीं पे शार्पनेस नहीं आना चाहिए क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो देखो, क्या ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता? a से लेकर b तक फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ क्या? नहीं। ये भी हो सकता है, इससे पहले वाला भी हो सकता है। 50 ग्राफ बनेंगे,
ठीक है, बोले ले आएगा। चलिए क्या लिखा फिर हमने कि ए से बी तक, ये दूसरा, पहला वाला समझ में आ गया होगा। ए से बी तक ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, आ रहा पूरा बराबर, कंटिन्यूअस हो, किसी पॉइंट पे शार्पनेस नहीं आया, डिफरेंशिएबल हो, जो ए पर वैल्यू है वही बी पर वैल्यू है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। अब तब क्या बोलता है, ये फंक्शन हमारा रोल्स की ऑल द 3 कंडीशंस को फॉलो करता है। तो रोल्स ने बोला कि एक, कम से कम एक वैल्यू जरूर होगी जिस पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, जो ओपन इंटरवल में लाई करेगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इन तीनों कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने वो ग्राफ प्लॉट किया। दिख ही रहा होगा कि इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा, क्या टेंजेंट है कि नहीं, अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं है, जबकि जो भी यहां पर x की वैल्यू होगी, मान लेते हैं x इक्वल टू सी है। अब x इक्वल टू सी ओपन इंटरवल a टू b के बिटवीन है कि नहीं, जिस पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, प्रूव हो गया यहां से। ठीक, या ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, जाने कितने आप बना सकते हो, ऐसे भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। x इक्वल टू a ये मान लिया, x इक्वल टू b ये मान लिया, दोनों पर फंक्शन की वैल्यू सेम दिखानी, हाइट सेम दिखानी। a से b तक ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होगी, डिफरेंशिएबल है, कहीं पे शार्पनेस नहीं आना चाहिए, तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। समझ रहे हो? तब भी एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहां पे मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। और वो पॉइंट कहां पे दिख रहा है, ए और बी के बिटवीन दिख रहा है, ओपन इंटरवल, यहां से भी प्रूव हो गया। या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ए से बी तक ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, बनने दो, तब भी तो है। ए से बी तक ग्राफ नहीं ब्रेक हुआ, क्या नहीं, कंटिन्यूअस, शार्प पे ज्यादा नहीं, डिफरेंशिएबल है, जो ए पर वैल्यू फंक्शन की वही बी पर वैल्यू, तो कम से कम एक पॉइंट होगा। यहां पर तो 3 पॉइंट दिख रहे हैं। इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रा करोगे तब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इस पॉइंट पे ड्रा करूंगा टेंजेंट तब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इस पॉइंट पे ड्रा करूंगा तब भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और ये जो वैल्यूज हमें x की दिख रहे हैं वो ओपन इंटरवल a टू b के बिटवीन है कि नहीं, यही तो रूल्स बोल रहा था। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, लेकिन अब आप इसको बोर्ड में कैसे करोगे, प्रूव कैसे करोगे, क्योंकि आता है क्वेश्चन 4 नंबर का है, 6 नंबर का है। तो स्टेटमेंट तो ये लिखना है, क्वेश्चन करेगा स्टेट एंड प्रूव रूल्स। तो स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना है। If a function f of x defined in closed interval a to b, this condition, then there exists at least one value of c, at least one point for which f dash c equal to 0 while c belongs to open interval a to b. 3 ग्राफ बना के दिखा चुका, चौथा ग्राफ बनाया, अब प्रूव करते हैं, है ना। चलिए किसी भी एक से प्रूव करते हैं, चलो इसी से प्रूव कर देते हैं। कैसे हम बोर्ड वालों को प्रूव करेंगे, तो ऊपर लिख देना कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ग्राफ ऑफ द फंक्शन लाइक दिस, और ये ग्राफ बनाना वो आप लिख देना, लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ग्राफ ऑफ फंक्शन शुड बी दिस, ऐसा होना चाहिए। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है, करेक्ट। ग्राफ आप ऐसा बनाएंगे, जो लिखना ऊपर लिख देंगे। देख भाई कैसे प्रूव करेंगे।
बोलता है कि कोई भी फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल a टू b में इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा। इन तीनों कंडीशन को फॉलो करने वाला ग्राफ ऐसा भी होगा। फॉलो कर रहा है कि नहीं? फॉलो कर रहा है। तब बोलता है फिर इस बात को प्रूव करना है। कम से कम एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पॉइंट पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। ग्राफिकली तो दिख रहा है, अब मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, इस c पर x इक्वल टू c पर, यानी कि जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो f ऑफ c होगी। दिख रहा है? अच्छा, f ऑफ c जो दिख रहा है वो मैक्स वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू है फंक्शन। दिख रहा है? अगर मैं क्लोज इंटरवल a टू b की बात करूं, इन तीनों कंडीशन को फॉलो करते हुए एक ऐसा ग्राफ बनाया, तो कहीं ना कहीं तो अपनी पीक वैल्यू अटेन करेगा। जब भाई a और b पर वैल्यू सेम दिखानी, कहीं पर ग्राफ ब्रेक नहीं होना है, तो पहले वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो कहीं पर तो पीक वैल्यू अटेन करेगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, a पर b पर वैल्यू सेम है तो पहले नीचे जाए, नीचे गया होगा वो, क्योंकि a और b बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू सेम दिखानी। चलिए, दिख रहा है। तो c पर मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। अच्छा, तो ग्राफ बनाने के बाद क्या दिख रहा है? अच्छा बताना कि f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c का साइन क्या होगा? f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c, ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है कि c पर वैल्यू x इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो जो c का राइट हैंड नेबरहुड होगा, क्या c का जो राइट हैंड नेबरहुड होगा f ऑफ c प्लस h, यहां पर फंक्शन की वैल्यू वो तो f ऑफ c से कम ही होगी या इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी है, c पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो राइट हैंड नेबरहुड पर फंक्शन की वैल्यू या तो f ऑफ c इससे ज्यादा किसी की वैल्यू है, तो f ऑफ c प्लस h की वैल्यू या तो f ऑफ c से कम होगी या इक्वल होगी। इक्वल भी होगी क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो f ऑफ c प्लस h और माइनस f ऑफ c आएगा, या तो वो निगेटिव आएगा या तो 0 आएगा। फिर से देखिए, c पर फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो c का जो राइट हैंड नेबरहुड होगा c प्लस h, उस पर फंक्शन की वैल्यू, और f ऑफ c पर फंक्शन की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस है। सबसे ज्यादा वैल्यू ये, इससे ये वाली वैल्यू ज्यादा है या इक्वल है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ये इससे ज्यादा होगी तो निगेटिव आएगा, इक्वल होगी तो 0 आएगा। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो इसका रिजल्ट या तो निगेटिव आएगा या तो 0 आएगा। f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c, समझ में आ गया होगा? चलिए, पहला कुछ नाम दे देना आप, क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी नाम देना हो। एंड f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c, इसका साइन क्या आएगा? वो भी निगेटिव आएगा। c के लेफ्ट हैंड नेबरहुड पर वैल्यू फंक्शन की ये हाइट होगी, c हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है पूरे फंक्शन में a टू b इंटरवल। तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? या तो निगेटिव आएगी या तो 0 आएगा। समझ गया? अच्छा, दो बातें समझ में आई। दो बातें और देखो जरा कि f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, और h के बारे में कई बार बोला, h को हम लोग एज अ पॉजिटिव ही देखते हैं, पॉजिटिव ही मानते हैं। न्यूमरेटर क्या है? या तो निगेटिव है या तो 0। डिनोमिनेटर क्या है? या तो सिर्फ पॉजिटिव।
न्यूमरेटर निगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव। तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी क्या आएगा? लेसर आर इक्वल टू 0। क्या आएगा? लेसर आर इक्वल टू 0। और जो h है वो क्या होती है? बहुत छोटी क्वांटिटी। एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी निगेटिव होगा या तो इक्वल टू 0। एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी या तो 0 होगा या तो निगेटिव होगा, क्योंकि c पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब उसको मैंने h से डिवाइड किया। h को हम लोग हमेशा पॉजिटिव समझते हैं, तो इन दोनों का रेशियो या तो निगेटिव आएगा या तो 0 होगा। h बहुत छोटी क्वांटिटी, तो लिमिट भी डाल दी, आप अंडरस्टैंड। अब गौर से देखो तो इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट c। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट। क्या सिखाया गया है? एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच व्हाइल लिमिट इज टेंडिंग टू 0। तो एक्चुअली में ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन है, गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू c। कोई हमने पॉइंट अज्यूम किया है जो a और b के बिटवीन है। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दें कुछ, कैपिटल X। आप सीक्वेंस लिखें। चलिए और देखते हैं कि f ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस h, इसका साइन क्या है? न्यूमरेटर क्या है? निगेटिव ऑलरेडी पता है। h को हम लोग पॉजिटिव समझते हैं, लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो दोनों होगा, ये भी निगेटिव हो गया। न्यूमरेटर भी निगेटिव, डिनोमिनेटर भी निगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। h बहुत ही छोटी क्वांटिटी, तो यहां पर ये भी लिखते हैं लिमिट इज टेंडिंग टू 0। गौर से देखो तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट c, x इक्वल टू c। यानी कि इसी बात को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगला स्टेप होगा हमारा, इसको मैं यही लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट c वो क्या हो गया? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कैपिटल Y। ठीक है, चलिए प्रूव हो गई। इतना समझ, फिर से एक बार रिपीट कराता हूं। बोलता है कि फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल a टू b में अगर इन 3 कंडीशन को फॉलो करे तब एक पॉइंट उसको जबरदस्ती मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा? यही रूल्स ने देखा, यही रूल्स ने ऑब्जर्व किया, तो उसी को अपनी थ्योरम के नाम से सर्व करते हैं मार्केट में। आप देखिए, ठीक है, ऐसा उन्होंने देखा। कोई भी फंक्शन, आपको 5-6 एग्जाम्पल बताए मैंने ग्राफ बना के, ठीक। फिर लास्ट में प्रूव करने के लिए एक नया ग्राफ बनाया बोर्ड के लिए कि एफ ऑफ सी मैक्सिमम वैल्यू ली, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ऑब्वियस है, ये बी वो भी सब ऑब्वियस है। अच्छा, अब x और y इक्वेशन आपने बनाना, लेकिन उसने हमें बिल्कुल कंफर्म किया है कि फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल a टू b में क्या है? डिफरेंशिएबल है। अब कोई भी फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल कब होता है? जब उस ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट आए उन सभी पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल। बात समझ पा रहे हो? जो c हमने पॉइंट अज्यूम किया x इक्वल टू c, वो भी क्लोज ओपन इंटरवल a टू b के बिटवीन ही है, तो c पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि फंक्शन ओपन इंटरवल a टू b में डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियस है वो c पर भी डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि c कहां लाई करता है? ओपन इंटरवल a टू b। अब कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होता है? जब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल आ जाए। पता ही होगा भाई,
किसी भी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग मैथमेटिकली डिफरेंशिएबल एडमिट कब करते हैं? जब उसके दोनों नेबरहुड पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ जाए, इक्वल आ जाए। अच्छा, अब गॉस देखो तो दोनों बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। एक बोलता है कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी या तो निगेटिव होगी या तो जीरो होगी। एक बोलता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी। लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दोनों को सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? कॉमन वैल्यू सिर्फ जीरो। कॉमन वैल्यू दोनों में क्या दिख रही है? सिर्फ जीरो। इसलिए एफ डैश सी को जीरो होना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल है और सी इन ओपन इंटरवल ए टू बी में ही। अच्छा, तो एक्स और वाई बनाने के बाद फिर लिखेंगे given fx is differentiable in open interval a to b, therefore कि function also differentiable at x equal to c because of, ऐसा क्यों? Because of c belongs to open interval a to b, क्योंकि c ओपन इंटरवल a to b में लाई करता है, जबकि फंक्शन हमें क्या इन्फॉर्म कर चुका है कि फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल a to b में डिफरेंशिएबल है। इसलिए फंक्शन हमारा c पर भी डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि c ओपन इंटरवल a to b के बिटवीन ही है। Therefore from इक्वेशन x एंड y, कैपिटल x और कैपिटल y हमने इक्वेशन वहां पे ली है। क्या हो जाएगा कि L f डैश c इक्वल टू आर एफ डैश सी, ये कंडीशन है डिफरेंशिएबल होने की किसी फंक्शन की, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन। इक्वल होंगे और किसके इक्वल हो जाएंगे? जीरो के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी बात को हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डैश सी जो होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के इक्वल होगा, जबकि सी कहां पे लाई करता है? सी ओपन इंटरवल ए टू बी में लाई करता है। हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना? क्वेश्चन करेगा हमसे कि स्टेट एंड प्रूव रोल्स पर, तो स्टेटमेंट हमें ऐसा लिखना है पूरा याद। प्रूव करने के लिए, बोर्ड में प्रूव करने के लिए लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ग्राफ ऑफ फंक्शन लाइक दिस। ग्राफ ऐसा बन जाएगा। जब ग्राफ ऐसा बनेगा फिर बोल देना कि c पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c दिस सब कुछ प्रूव हो गया। तो हमेशा याद रखना है, अब जेई वाला क्वेश्चन करेगा तो भी दिमाग लगाएगा। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आनी चाहिए। ये तीसरी बात तो आसान है, a और b पर फंक्शन की वैल्यू सेम। अगर कोई फंक्शन बताएगा नहीं, कभी कभी बता भी देगा, कभी कभी नहीं बताएगा, हमें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोलेगा कि पॉइंट्स एट विच एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, फंक्शन देगा, इंटरवल देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा भी होगा, तो उसी को भी टिक करना है। देखेंगे क्वेश्चन करेंगे। हो गया भाई? चलिए, कितना टाइम हो गया? 35। चलिए अगली थ्योरम लिखें। लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ला भाई बंदी कर छोड़ देती उसको, सफाई कर। चलिए, शायद ला भाई देते से लोग पिला को देंगे। अब सेकंड थ्योरम करें हैं। एक थ्योरम और कराओ, 2 मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। 2014-15 में उसी से क्वेश्चन आया, 15 या 16।
ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका भी क्वेश्चन वैसे ही करेगा, स्टेट एंड प्रूव LMVT, लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बोर्ड वाला भी करता है, जेई वाला भी करता है। तो देखें स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देखें, इफ अ फंक्शन f of x defined in closed interval a to b, if a function f of x defined in closed interval a to b such that, पहली कंडीशन कि f(x) is continuous in closed interval a to b, वैसा ही स्टेटमेंट है जैसा रोल्स का था। दूसरा, f(x) is differentiable in open interval a to b। इन्होंने बोला, अब मुझे ये तो पता नहीं कि कौन रोल्स पहले आया कि लाग्रेंजेस पहले आया, ये मुझे आइडिया नहीं कि दोनों एक ही साथ ही थे, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि रोल्स तो 3 कंडीशन पे डिपेंड है। इन्होंने बोला कि अगर कोई फंक्शन किसी भी क्लोज इंटरवल a to b में सिर्फ 2 ही कंडीशन को फॉलो कर जाए, किसको? फंक्शन क्लोज इंटरवल a to b में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल a to b में डिफरेंशिएबल है, वो तब भी उसको एक बात माननी पड़ेगी, तीसरी वो कंपल्सरी नेसेसरी कंडीशन, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट का मतलब वैल्यू ऑफ x equal to c, then there exists at least 1 point, मतलब x की वैल्यू वो c मान लिया, हाँ, lies in open interval a to b, जो ओपन इंटरवल a to b में लाई करेगी, for which, जिसके लिए जो f डैश c होगा वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपान b माइनस a होगा। ये इनकी पूरी कहानी है। अब देखो, इन दोनों में से किसी ने एक ही ने काम किया, किसी ने चोरी की, कोई इन दोनों में से चोर था। क्यों? क्योंकि गौर से देख लो, रोल्स ने क्या कहा था, 2 बातें तो रोल्स ने भी मानी थी, और तीसरी बात बोली थी कि FA इक्वल टू FB हो जाए। अगर रोल्स की तीसरी बात यहां पे लगा दें कि FA और FB इक्वल है, तो ऑब्वियस न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर 0 है तो f डैश c क्या आएगा? 0 आएगा। c कहां पे लाई करता है? ओपन इंटरवल a to b में लाई करता है। तो रोल्स ने लाग्रेंजेस को कॉपी किया कि लाग्रेंजेस को रोल्स ने कॉपी किया, कोई आइडिया नहीं। लेकिन हैं दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही जैसी थ्योरम। अच्छा ठीक है, चलो जो है उसको देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है महाराज कि कम से कम एक पॉइंट ऐसी होगी, भी ग्राफिकली भी दिखाऊंगा, मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा, सब जानते सब दिखाता हूं, कि x इक्वल टू c पर ये तो हो गई स्लोप, f डैश c क्या है? ये तो हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है।
स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट गधे के तो इक्वल हो नहीं जाएगी। जब ये स्लोप है तो उधर भी स्लोप ही होनी चाहिए। अरे बोल रहे हैं, मतलब C पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इसके बराबर होगा, तो ऑब्वियस ये भी स्लोप ही होगी। जरा देखो क्या खेल खेल रहा है, देखें पहले ग्राफिकली देखें आंसर लिखता हूं। ग्राफ से बेहतर चीज कोई नहीं बनी मैथ्स के लिए। देखते हैं क्या बोलता है ग्राफ कि A से लेकर B तक, A से लेकर B तक फंक्शन का ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं पर ब्रेक नहीं होगा। डिफरेंशिएबल है, मतलब शार्पेस नहीं आएगा। दो ही बातें माने। चलिए इस बार A और B पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो ये x इक्वल टू A और ये x इक्वल टू B, ठीक है ना। चलिए हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाना शुरू किया। ये मान लेते हैं B पॉइंट, x इक्वल टू A पर, x इक्वल टू B पर। जरा गौर से देखना, x इक्वल टू A पर इस पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख दूं। A पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? f ऑफ A, क्योंकि वो f ऑफ A f ऑफ B का भी नाम ले रहा है। x इक्वल टू A पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ A तो होगी महाराज। इसी तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कोई पूछे, P और Q नाम दे दिए, तो P Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? B, f ऑफ B, x इक्वल टू B पर फंक्शन की वैल्यू। अच्छा गौर से देखो तो ये क्या लिखा है, जरा देखना बेटा। ग्राफ बनाया आपने, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप निकालूं, क्या स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही लिखा है। समझा कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कौन सी बला है कि उस फंक्शन के x इक्वल टू A, x इक्वल टू B को जो टर्मिनल पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होगी उसकी स्लोप है। एंड पॉइंट पर, एंड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप है ये। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग तो ऐसे बोल देंगे चले जाएंगे, लेकिन फील करो सब्जेक्ट है, तभी चैंपियन बनो। बराबर है? तो देख भाई, इन P और Q पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल ये लाइन, ऐसी लाइन दिख रही कि नहीं दिख रही? बोलना भाई, ये दिख रही कि नहीं दिख रही? ऐसी कई लाइन दिखेंगी जो P और Q पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होंगी। वही तो बोल रहा है महाराज। क्या बोला? क्या बोला इसने? अब समझ गए कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस ओपन इंटरवल a टू b में डिफरेंशिएबल है, जरूरी नहीं कि a और b पर वैल्यू सेम हो। वो कहां बोल रहा है? बोलता है अगर कोई फंक्शन सिर्फ दो ही कंडीशन को फॉलो कर जाए तो फिर एक कंपलसरी कंडीशन होगी जिसको लाग्रेंजेस ने देखा होगा, वॉच किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। ये सामने दिख भी रहा है। तो मैथमेटिकली तो हमारा प्रूव हो गया। अब x इक्वल टू c, ये पॉइंट कहां पे लाई करता है? ओपन इंटरवल a टू b के बिटवीन लाई करता है कि नहीं लाई करता है? बोलना। दो पॉइंट दिख रहे हैं जहां पर ड्रा की गई टेंजेंट की स्लोप
P और Q पॉइंट एंड पॉइंट पर मिलाने वाली लाइन की स्लोप के इक्वल है, ये लाइन है। ये टेंजेंट्स समझ गए? समझ में आया क्या बोलना चाहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल a टू b में डिफरेंशिएबल है, तब उसको एक कंडीशन और फॉलो करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन? एक कम से कम एक ऐसी वैल्यू होगी c जो ओपन इंटरवल a टू b में लाई करेगी, जिसके लिए उस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट का स्लोप उनके एंड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप दोनों इक्वल होंगे। बस हो ठीक। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे, ये ग्राफिकली हमारा हो चुका है, अब मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली थोड़ा गेम अलग है। इसके लिए हमने क्या किया, चलो देखें आंसर के लिए ग्राफ बना देना, समझे तो समझे, ना समझे तो ना समझे, मुश्किल है कि समझ पाए तो आप उसको मैथमेटिकली दिखाएंगे। आंसर लेट एक हमने नया फंक्शन मान लिया g ऑफ x इक्वल टू कितना, fx प्लस kx। एक हमने नया फंक्शन मान लिया अपनी तरफ से g ऑफ x, प्रूव करना शुरू। एक हमने नया फंक्शन मान लिया g ऑफ x जो fx प्लस kx, k कोई कांस्टेंट है, x fx वही है जिसके बारे में जो दो कंडीशंस को फॉलो करता है। fx क्या है? वही है जो इन दो कंडीशन को फॉलो करता है। काम शुरू करो। तो लेट g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस kx मान लीजिए। अच्छा, वेयर k इज अ कांस्टेंट, जब लैग्रेंजेस को प्रूव करने को बोला गया तो उन्होंने ऐसा कुछ दिमाग लगाया था। बोला गया k क्या है, तो बोला वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड taking in such a way and taking in such a way, such a manner, किस बिहाफ पे k कांस्टेंट है, किस तरीके से लिया है, k की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b पुट अप कर देना। लाग्रेंजेस ने अपनी इस थ्योरम को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए उन्होंने ऐसी कहानी कुछ बनाई। जिस फंक्शन के बारे में इन्फॉर्म किया गया था वो प्लस k इंटू एक्स का दोनों का सब एक नया फंक्शन माना g ऑफ x, एज्यूम किया और बोला कि जो जहां पर k एक कांस्टेंट है और अगर k की वैल्यू निकालनी तो f ऑफ a और f ऑफ b को इक्वल पुट अप कर देना। करूं क्या? चलो करता हूं। कहां करूं भाई? यही हटाता हूं। चलो इसके भी मैं ऊपर ही निकाल लेता हूं। f ऑफ a g सॉरी f ऑफ a नहीं g ऑफ a कितना, g ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b। g k की वैल्यू निकालनी हो तो g ऑफ a निकालना, g ऑफ b निकालना, दोनों के इक्वल पुट अप करना। चलो पुट अप कर। g ऑफ a कितना आएगा, g ऑफ x कितना है, तो ऑब्वियस है f ऑफ a प्लस k a आ जाएगा। अरे x की जगह a लिख दूंगा भाई, इक्वल टू g ऑफ b कितना आएगा, f ऑफ b प्लस k b आ जाएगा। यहां से चलो k की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। निकालते क्या, चलते k वाले सेगमेंट को इधर ले आओ, k कॉमन ले लो, कितना मिला a माइनस b इक्वल टू कितना हो गया एफ बी माइनस एफ ए। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ b माइनस
एफ ऑफ ए अपान कितना ए माइनस बी से क्वेश्चन नंबर फैक्टर एक्स। फिर से देखें, लैग्रेंजियन ने बोला कि अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशंस को फॉलो करता है, क्या करता है, कोई भी फंक्शन अगर इन दो कंडीशंस को फॉलो करता है, तो फिर एक बात और ग्राफिकली प्रूव भी कर चुके हैं, मैथमेटिकली के लिए एक नया फंक्शन मान लिया जहां पर k कांस्टेंट के किस भी हाफ पे लिया गया, g ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b, तो हमने k की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपान a माइनस b। कुछ आने लगा, राइट साइड लगभग आ गया, बस नीचे b माइनस a अपने में a माइनस b आया, चलो उसको भी लाते हैं। हाँ तो हटाता हूं, आप लिख लेना। करो भाई, चलिए। हाँ अब चलिए, अब स्टेप 1 लिखते हैं। और कहानी होगी बेटा, तब जाकर प्रूव होगा, बहुत थ्योरी, इसलिए साथ होते तो लिखाता, लेकिन चलो लिख लो। देखिए पूरा लिखेंगे, गिवन f of x is continuous in close interval a to b। पहले में हमने k की वैल्यू निकाल के खत्म किया, फिर क्या गिवन है, जो fx है वो क्लोज इंटरवल a to b में क्या था, कंटिन्यूअस था। अच्छा, एंड we know that k into x always continuous for all x belongs to r। जो k x होता है वो x की ऑल रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है, बिकॉज ऑफ इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। fx तो कंटिन्यूअस गिवन था, लेकिन हम जानते हैं जो k इंटू एक्स के कोई कांस्टेंट, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये x की ऑल रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर fx प्लस k ऑफ x, या मतलब मींस g ऑफ x क्या होगा, इज आल्सो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b according to algebra of continuity। algebra of continuity क्या बोलती है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा, और उन दोनों का सम क्या है, g ऑफ x, जो फंक्शन हमने एज्यूम किया है तो वो भी कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल a to b में। चलिए टाइम बिल्कुल ना खराब करें, लिखिए गिवन fx is continuous in close interval a to b and we know that kx always continuous for all x belong to r, therefore fx plus kx का मतलब g of x is also continuous in close interval a to b according to algebra of continuity। तो gx भी कंटिन्यूअस हो चुका है क्लोज इंटरवल a to b में, ga इक्वल टू gb हो चुका है। सेकेंड स्टेप, या चलो इसको स्टेप नंबर 1 नाम देते हैं, स्टेप नंबर 1 जिसमें उसने लेट किया। स्टेप नंबर 2 इसको बोले देते हैं, ठीक, और स्टेप नंबर 3 लिखना, या इसी को ठीक कर दो,
चल लिख लेता हूं भाई, चलो लिखो, गिवन fx is differentiable in open interval a to b, ये गिवन था ना, स्टेटमेंट में था, एंड वी नो दैट, बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखनी, एंड वी नो दैट k into x is differentiable for all x belongs to R, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। Therefore fx plus kx means g of x is also differentiable in open interval a to b। चलिए ये भी लिख लें। स्टेटमेंट में जो फंक्शन यूज किया गया था वो स्मॉल एफ यूज किया गया। दो कंडीशन बताई गई थी कि जो एफ है हमारा क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल ए टू बी में क्या है, डिफरेंशिएबल। तब बोलता है इसको प्रूव करो। प्रूव करने के लिए क्या किया हमने, ग्राफ से तो तुरंत समझ में आता है, ग्राफ तो बेहतरीन मैथ्स। फिर मैथमेटिकली के लिए स्टेप नंबर 1 उठाया, एक नया फंक्शन माना, k की वैल्यू के लिए g ऑफ a g ऑफ b को इक्वल पुटअप किया, k की वैल्यू का। ये दोनों fx कंटीन्यूअस था, kx कंटीन्यूअस होता है तो दोनों का अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, दोनों का सम भी कंटीन्यूअस होगा। fx डिफरेंशिएबल था, kx पॉलिनोमियल है, x की ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होता है तो सम भी डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है, इतना समझ में आ गया, प्रूव हो गया। देख यहां से हमें क्या दिखा, जो हमने फंक्शन एज्यूम किया था g ऑफ x, वो क्लोज इंटरवल a टू b में रोल्स की तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। क्या करता है, रोल्स ने क्या बोला था कि फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हाँ, और एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तब बोला था उसने कि कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी जो ओपन इंटरवल a टू b में लाई करेगी, जिसके लिए उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 होना पड़ेगा। तो बगैर टाइम लगाए खत्म करता हूं। फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेप 1, 2 and 3 इट इज क्लियर। इट इज क्लियर, क्या क्लियर है, that assuming function g of x, जो हमने g of x फंक्शन माना, obeys या satisfy obeys all the 3 conditions of Rolle's theorem। क्या लिखा भाई, जो हमने फंक्शन एज्यूम किया था g ऑफ x, हो गया, वो रोल्स की तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। देखना भाई, k की वैल्यू इसी बिहार को उसने यहां पे ली थी कि g ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b हो जाए तो k की वैल्यू आ गई। कंटीन्यूअस था, gx भी कंटीन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल a टू b में, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग,
अलजेब्रिक डिफरेंशिएबिलिटी के अकॉर्डिंग g ऑफ x डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो जो हमारा फंक्शन एज्यूम किया गया है g ऑफ x, हाँ, from step 1 to 3 it is clear that assuming function g of x obeys all the three conditions of Rolle's theorem in closed interval a to b, अब अकॉर्डिंग टू रोल्स, तब रोल्स ने क्या बोला था कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी क्लोज इंटरवल ए टू बी में तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो एक कंडीशन उसको और माननी पड़ेगी, क्या? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रोल्स, अकॉर्डिंग टू रोल्स क्या हो जाएगा भाई? रोल्स ने क्या कहा था? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, पूरा लिखना पड़ेगा यार, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट जो हमारा C मानते हैं, कहां पे लाई करेगा? C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A टू B फॉर विच, जिसके लिए G डैश C 0 होगा। याद करो, अगर कोई फंक्शन रोल्स की तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तब रोल्स ने क्या बोला था? कम से कम एक ऐसी वैल्यू मिलेगी C जिसके लिए उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। चलो तो g डैश C को क्या करेंगे? 0 के इक्वल पुट अप करेंगे, g ऑफ x इतना है। चलो जरा इसको डिफरेंशिएट करो, दिख रहा है नीचे तक? इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो g डैश C, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया गया, कितना आया? f डैश x प्लस k, g डैश C0, x इक्वल टू C यहां पुट अप करते हैं, C कहां पे लाई करता है? ओपन इंटरवल A टू B, तो x इक्वल टू C पुट अप कर दिया तो g डैश C मिल गया, कितना आया? f डैश C प्लस k। अब g डैश C को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का f डैश C आ गई। k की एक वैल्यू यहां से आ गई, एक वैल्यू इक्वेशन नंबर x में निकाली गई थी, जिस बिहाफ पे k को यहां पे इन्होंने एसोसिएट किया, ऐड किया था यहां। फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल X एंड कैपिटल Y, दोनों ही k की वैल्यू दे रहे हैं, k की वैल्यू पुट अप कर दो, थ्योरम आपकी प्रूव हो जाएगी, जो प्रूव करने को बोला गया था। खत्म करो भाई, टाइम ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। इतना लिख लिया आपने? अच्छा, यहां तक करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन x एंड y, क्या दोनों की लेफ्ट वैल्यू k के राइट वैल्यू की इक्वल पुट अप कर दें तो इधर कितना आया? माइनस का f डैश c, उधर f ऑफ b माइनस f ऑफ a, डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन ले लूं क्या? ले लिया, प्रूव हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो f डैश c की वैल्यू कितनी आ गई? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन कितना? b माइनस a, जहां पर c कहां पे लाई करता है? ओपन इंटरवल a टू b पे लाई करता है, हेंस प्रूव, कहानी खत्म। इतनी लंबी कहानी लिखनी पड़ेगी, अगर बोर्ड वाला क्वेश्चन करता है तभी वो 6 नंबर देगा। है आसान? स्टेटमेंट को लिखाया था, लिख लिया होगा। ग्राफिकली होता तो एक ही लाइन में हमारा गेम ओवर था, ग्राफिक पूरा एक्सप्लेन कर चुका था। मैथमेटिकली के लिए एक नया फंक्शन मान लेना g ऑफ x, fx जिस फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी प्लस k टाइम्स x, जहां पर k कांस्टेंट है, जिसको किस बिहाफ पे लिया गया? g ऑफ a, g ऑफ b,
जी एक्स इतना है, जी ऑफ ए जी ऑफ बी को इक्वल पुटअप किया, के की वैल्यू आ गई। और वो दो स्टेप और एफ एक्स कंटिन्यूअस था, के एक्स पॉलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूअस होता ही है, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबल गिवन था, के एक्स पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल होता ही है, तो सम भी डिफरेंशिएबल होगा। तो जो हमने जी ऑफ एक्स अज्यूम किया था वो रोल्स की तीनों कंडीशन को फॉलो करता है क्लोज इंटरवल ए टू बी में। तो रोल्स ने क्या बोला था, कोई भी फंक्शन अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा, कौन सी, फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, ए और बी दोनों बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू सेम, तो फिर एक कंडीशन जबरदस्ती माननी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू होगी कोई ऐसी जो ओपन इंटरवल ए टू बी में होगी, जिसके लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। जी डैश सी को 0 पुटअप करना है, उस फंक्शन को फिर से उठाया, एज्यूमिंग फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, x की जगह c पुटअप किया, 0 आ गया। इधर भी k की वैल्यू, पहले भी k की वैल्यू, दोनों को इक्वल पुटअप कर दी, प्रूव हो चुका है, ऐसे ही प्रूव करना है, बस गेम हो गया। बाकी अगली क्लास में इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत हो गया।